समय बहुत अहम है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस्लामी गणराज्य के साथ युद्ध विराम वॉशिंगटन समयानुसार बुधवार शाम तक रहेगा और इसकी संभावना कम है। अगर समय से पहले समझौता नहीं हुआ तो वे युद्ध विराम बढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और शीर्ष अमेरिकी अधिकारी मंगलवार को ईरान के साथ संभावित दूसरे दौर की वार्ता से पहले पाकिस्तान के लिए रवाना होने की उम्मीद है। इससे पहले तेहरान के विदेश मंत्रालय ने कहा था कि बातचीत की कोई योजना नहीं है। बाद में ईरान ने कहा कि वो इस्लामाबाद में एक प्रतिनिधि मंडल भेजने की योजना बना रहा है और पाकिस्तानियों ने थोड़ी देर पहले कहा कि उन्हें विश्वास है कि वे ईरानियों को बातचीत की मेज पर ला सकते हैं। कई सवाल अभी भी बाकी हैं। तेल की कीमतें फिर से तेजी से बढ़ी हैं क्योंकि हाल के घंटों में होर्मुज जलदमरू मध्य लगभग बंद रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पर कई लंबी पोस्ट की हैं, जिनमें से एक में उन्होंने कहा है कि उन पर कोई दबाव नहीं है कि वे कोई समझौता करें। हालांकि ये सब कुछ अपेक्षाकृत जल्दी हो जाएगा। तो और जानकारी के लिए अब रुक करते हैं वॉशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस में हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइन से इस घटनाक्रम पर उनकी राय जाने। माइक के पास जाने से पहले मैं वरिष्ठ मध्य पूर्व संवाददाता एरियल उसारन को शामिल करना चाहती हूं, क्योंकि पाकिस्तान में क्या हो सकता है इस पर कई सवाल हैं। एरियल, फिलहाल ये स्पष्ट नहीं है कि बातचीत होगी या नहीं। विरोधाभासी रिपोर्ट्स हैं। ताजा जानकारी क्या है? आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? देखिए बेनेटो, ऐसी स्थिति नहीं होगी जहां अमेरिकी इस्लामाबाद में टेबल के चारों ओर बैठे। वहां सिर्फ पाकिस्तानी होंगे, कोई ईरानी नहीं। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है जब हम एक इस्लामी गणराज्य की बात कर रहे हैं जो खुद को कथित तौर पर बातचीत का उस्ताद मानती है। और पूरे दिन भर हम दो तरह की आवाजें सुन रहे हैं। एक और राजनीतिक नेतृत्व है जो विदेश मंत्री बसारकजी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान कह रहे हैं कि ईरान को रियायतें देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, लेकिन कूटनीति के रास्ते को बंद भी नहीं किया गया है। जबकि IRGC की ओर से आवाजें आ रही हैं कि मौजूदा हालात में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करना बिल्कुल असंभव है। न केवल नाकाबंदी इन वार्ताओं में एक बड़ी बाधा है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से अतिरिक्त कठोर मांगे भी, जैसा कि वे कह रहे हैं, एक और रुकावट है। ये सब बातचीत के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ते और ये मुख्य सवाल को और भी उजागर करता है। ईरान में फैसले कौन ले रहा है? क्या वो एक व्यक्ति है? क्या वो एक समूह है? और क्या वही समूह है जो इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत करने वाला है? ईरान की ओर से वार्ता में भाग लेने की घोषणा में देरी का एक कारण ये हो सकता है कि राजनीतिक नेतृत्व को अभी तक उस व्यक्ति की मंजूरी नहीं मिली है जो शायद फैसले ले रहा है। ये IRGC की शीर्ष कमान है मोज्तबा बख्तमनई के साथ, जो नए सर्वोच्च नेता हैं, चाहे वो जहां भी हो। और इसलिए तेहरान से आ रही इस असंगति ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुझे लगता है अगर हम देख रहे हैं कि यरूशलेम में इसे कैसे देखा जा रहा है, तो यरूशलेम तेहरान के इस अराजक व्यवहार से खुश है, क्योंकि यह दिखाता है कि ईरानी नेतृत्व के भीतर दरारें हैं, कि कोई एकजुट निकाय नहीं है जो निर्णय लेने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहा हो। तो भले ही इस्लामाबाद में ये वार्ताएं होंगी, जिसमें मुझे व्यक्तिगत रूप से विश्वास है कि होंगी, फिर भी उस समूह के पास क्या अधिकार होगा, क्योंकि वे IRGC नहीं हैं जो ईरान में जाहिर तौर पर निर्णय लेने वाले हैं। तो हम इन वार्ताओं को लेकर बहुत अनिश्चितता के दौर में हैं, लेकिन सिर्फ इन वार्ताओं को लेकर नहीं। मुझे लगता है कि ये नई ईरानी नेतृत्व से जुड़ी एक बड़ी समस्या को उजागर करता है। अब ये ईरान का इस्लामी गणराज्य नहीं, बल्कि IRGC का गणराज्य बन गया है। और ये स्पष्ट नहीं है, शायद खुद ईरानियों के लिए भी, कि आखिरकार जिम्मेदारी किसकी है। और ऐसी स्थिति में बातचीत, रियायतें, समझौते आगे बढ़ाना बहुत चुनौतीपूर्ण है। बहुत चुनौतीपूर्ण।
जैसा आपने कहा, नए सर्वोच्च नेता को चयन के बाद से नहीं देखा गया जब उनके पिता को मारा गया था, जो ईरानी शासन के खिलाफ अमेरिका इजराइल ऑपरेशन शुरू होने पर हुआ। धन्यवाद एरियल, हमारे साथ रहिए। मैं अब व्हाइट हाउस से जुड़े ताजा घटनाक्रम की ओर आना चाहती हूँ। चलिए हमारे वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वेगनहाइम के पास चलते हैं, जो वॉशिंगटन में हमारे लिए तैयार हैं। हम दोनों पक्षों के बीच भरोसे की गंभीर समस्याओं की बात कर रहे हैं माइक। जैसा कि एरियल ने कहा, ये भी साफ नहीं है कि ईरान से कौन आएगा, लेकिन हमें ये पता है कि जेडी वांस, स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर इन संघर्ष विराम वार्ताओं के दूसरे दौर के लिए इस्लामाबाद जा रहे हैं। अगर वार्ताएं फिर शुरू होती हैं तो भी मतभेद बड़े हैं। अब तक क्या नया पता चला, आप क्या बता सकती हैं? ये इस पर निर्भर करता है कि राष्ट्रपति ट्रंप कब बोलते हैं। कुछ मौकों पर आशावादी रहते हैं कि कोई समझौता हो सकता है, भले ही इसके लिए ईरान पर दबाव डालना पड़े। दूसरी ओर वो यह भी कह देते हैं कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कोई समझौता हो भी जाए, हम पूरे देश को तबाह कर देंगे। तो फिर से ये इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस मीडिया से उस समय बात कर रहे हैं और वह जनता के बीच किस तरह का संदेश देना चाहते हैं। इसी बीच जैसे अमेरिकियों का कहना है कि भरोसे की समस्या है, वैसे ही ईरानी भी वही बात कह रहे हैं। और वे स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर से निपटते निपटते थक चुके थे। उन्हें लगता था कि जब भी वे उस जोड़ी से बात करते हैं, तुरंत हमले शुरू हो जाते हैं। वे चाहते थे कि कोई और इसमें शामिल हो। अब जेडी वैंस आखिरी दौर की बातचीत में शामिल हुए। लेकिन ध्यान रखें, उपराष्ट्रपति वेंस ने इस्लामाबाद वार्ता के अंत में कहा, सुनिए, मैंने राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत के दौरान 6 बार, दर्जन भर बार 21 घंटे की मैराथन वार्ता में बात की। अंत में सारी बातें आखिरकार वॉशिंगटन पर आकर टिकती हैं और राष्ट्रपति ट्रंप ही अंतिम निर्णायक हैं। जैसा एरियल ने कहा, अब यह तेहरान के कूटनीतिक या राजनीतिक हलकों में नहीं, बल्कि IRGC के पास है। जब तक राष्ट्रपति ट्रंप को IRGC के कमांडर से सीधे बात करने का मौका नहीं मिलेगा, तब तक शायद आप सीधे संवाद नहीं कर सकते। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर समझौता हो या उसके करीब हो तो वे इस्लामाबाद जा सकते हैं। कमरे में लोग एक दूसरे से बात करने के बजाय एक दूसरे की बात सुने बिना बोल रहे हैं। तो ये स्पष्ट नहीं है कि भले ही वे फिर से एक ही कमरे में आ जाएं, जो अपने आप में एक और उपलब्धि होगी, क्या वे वास्तव में इस समझौते को अंतिम रूप तक पहुंचा पाएंगे? कई सवाल अभी भी बाकी हैं। वरिष्ठ अमेरिकी संवाददाता माइक वैगनहाइम व्हाइट हाउस से हमारे साथ लाइव जुड़े। धन्यवाद माइक। और अब और जानकारी के लिए हमें खुशी है कि अब हमारे साथ वॉशिंगटन से मारिया ममार सादेही जुड़ रही हैं, जो साइरस फोरम की संस्थापक और निदेशक हैं और मैकडॉनल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट में सीनियर फेलो भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मरियम, आपने अपना समय दिया। चलिए उस सवाल से शुरू करते हैं जो हमने पहले ही पूछा है, लेकिन जिसका कोई जवाब नहीं मिला। इस्लामी गणराज्य में इस समय फैसले कौन ले रहा है? क्या ये ईरान के राष्ट्रपति हैं? क्या सर्वोच्च नेता फैसले ले रहे हैं? सुना है उनकी तबीयत ठीक नहीं और ताजा जानकारी के अनुसार वे असमर्थ हैं। क्या विदेश मंत्री, संसद अध्यक्ष या IRGC फैसले ले रहे हैं? आपकी राय क्या है? आप क्या बता सकती हैं? आपके साथ होना अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से कई गुट हैं और इस समय सबसे अधिक संभावना है कि IRGC के भीतर ही गुटबाजी चल रही है। मेरे ख्याल से यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप IRGC या शासन के भीतर किसी के बारे में भी बात कर रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर ये समझ है कि ट्रंप प्रशासन एक समझौता करना चाहता है और एक तरफ ये उन शासन के अंदरूनी लोगों को, जैसा कि एरियल ओसारन अभी कह रही थी, उन्हें अराजकता का एहसास होता है। वे परेशान हैं। वे असंगत हैं क्योंकि वे देखना चाहते हैं कि वे अमेरिका से बेहतर सौदा कैसे कर सकते हैं। वे निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ समझौता करने के बजाय अपनी खुद की तबाही को पसंद नहीं करते। हालांकि समस्या ये है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति अपने संदेशों में बिजली ग्रिड और पुलों के विनाश की बात कर रहे हैं। उन्हें वास्तव में जिस बारे में बात करनी चाहिए वह है शासन का विनाश। जब तक आरोक्ची, खलीबाउफ, जरीफ, IRGC के शीर्ष कमांडर जैसे लोग जीवित हैं। आखिरकार हमने इतने सारे शासन के अंदरूनी लोगों, शासन के उच्च पदाधिकारियों को देखा है जिन्हें खत्म कर दिया गया है।
वे मानते हैं कि ट्रंप हम में से किसी एक से समझौता करना चाहते हैं, हमें बनाए रखना चाहते हैं, शासन का पूरी तरह से विनाश और उसका प्रतिस्थापन नहीं देखना चाहते। शासन से किसी अन्य प्रकार की सरकार में परिवर्तन, आदर्श रूप से एक लोकतांत्रिक सरकार, एक खुला समाज जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने बनाने में मदद की। यहीं पर संयुक्त राज्य अमेरिका ठीक रणनीति नहीं अपना रहा है और इसलिए शासन के भीतर जो भी अराजकता है वो केवल खुद को जीवित रखने के बारे में है। ये अराजकता अमेरिका और इजराइल के दीर्घकालिक हित में नहीं है। अगर शासन बचा रहा तो वह अस्तित्वगत खतरा बना रहेगा। ये बना रहेगा और कई मायनों में ये दुनिया में और भी अधिक दुष्ट शक्ति बन सकता है क्योंकि इसने बहुत कुछ खो दिया है। ये अपमानित है, इसलिए इसे निर्भर रहना पड़ेगा। और अधिक असममित तरीके, अप्रत्यक्ष युद्ध, आतंकवाद, सीमा पार दमन, विदेशों में हत्याएं और क्षेत्र में आतंकी प्रॉक्सी गुटों पर निर्भर रहना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि यही वो है जो संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल ने कभी इस युद्ध से निकलने की उम्मीद की थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब आप अगले कदमों की बात करती हैं, समझाएं कि होर्मुज जलदमरू मध्य की वर्तमान घटनाएं संघर्ष विराम या उसके विस्तार के प्रयासों को कैसे प्रभावित कर सकती हैं। देखिए, फिर से वही बात आती है कि आखिरकार लक्ष्य क्या है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का अंतिम लक्ष्य क्या है? ट्रंप को तय करना होगा कि अंतिम लक्ष्य क्या है और फिर वहीं से रणनीति बनानी होगी, ना कि बस छोटी छोटी सामरिक सफलताएं हासिल करना। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में अमेरिका इस्लामी गणराज्य के बंदरगाह बंद कर सकता है और अन्य यातायात को अनुमति देता है। अमेरिकी सेना और इजरायली सेना के साथ ये संभव है, इसलिए उसे इसी पर टिकना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे फायदेमंद स्थिति में आने से पहले और भी ज्यादा दबाव बनाना जारी रखना होगा, भले ही आखिरी मकसद कोई समझौता करना ही क्यों न हो। संक्षेप में कहे तो इसका ईरानी लोगों के लिए क्या मतलब हो सकता है जो असली शासन परिवर्तन की उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं। और जब मैं असली कहती हूं तो मेरा मतलब सोच और विचारधारा में बदलाव से भी है। कृपया संक्षेप में बताइए। हाँ, जब तक ये शासन मौजूद है तब तक फांसी, यातना और बलात्कार होते रहेंगे। और आप इसी से जान सकते हैं कि असली शासन परिवर्तन हुआ है या नहीं, जब ईरान के लोगों पर अत्याचार नहीं हो रहा होगा। और इसलिए ईरान के लोग सबसे ज्यादा इस बात से डरते हैं कि इन सब के बाद, नरसंहार और युद्ध के बाद भी ये शासन बना रहेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की मंजूरी के साथ ये उनके लिए डरावना सपना है। वो सचमुच एक डरावना सपना है और हम जानते हैं कि फांसियां अब भी जारी हैं। मरियम मेमारजदेही, वॉशिंगटन से। आपके समय और सहयोग के लिए धन्यवाद।